हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप बताएँगे कि आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं कि नहीं हैं, कैसे हैं, क्या हैं? वो आप क्या करें, सबसे पहले आप बताएँगे, कमेंट करेंगे, आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, सबसे पहले आप वो क्या करें, बताने का प्रयास करें। इसके बाद जो है आज स्वाभाविक सी बात है कि आज मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में जुड़ चुका हूँ, तो कृपया मैं इस वीडियो में बताने वाला क्या हूँ, सबसे पहले उसके बारे में क्या करते हैं, समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आइए क्या करता हूँ, देखते हैं। देखिए, इस वीडियो में क्या करूँगा, बताऊँगा क्या? देखिए, बीएससी सेकंड सेमेस्टर देखिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर 3 का नाम है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। ओके, क्या है? ठीक है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, इस बात को सेकंड सेमेस्टर है। मैथमेटिक्स बुक है, ठीक, मैथमेटिक्स बुक है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक कह सकते हैं आप, एक पूरा ही इसका ये एक टाइटल है, मानकर चलिए। और इस टाइटल में एक चैप्टर 3 है जिसका नाम है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। तो इस ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के बारे में ही मैं क्या करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। तो जरा एक बार मैं देख लेता हूँ कि वीडियो सही से बन रही या नहीं। ओके, एकदम राइट है, वीडियो एकदम फर्स्ट क्लास बन रही है। तो कृपया मैं आगे अपने बढ़ाने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। चलिए, आज मैं बताने वाला हूँ क्या हूँ, आइए उसके बारे में क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। तो ये होगा ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज, ठीक, जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि ये क्या है। ये चैप्टर का नाम है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात, ठीक, पहली बात स्वाभाविक, ये पहली बात नहीं लेंगे। ठीक, पहली बात ये लेंगे ट्राजेक्टरी, इसके बाद दूसरी बात हम लेंगे ऑर्थोगोनल, यानी इसमें दो बात। तब ये दोनों मिलाकर के बन जाएगा ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें समझने का प्रयास करूंगा कि ट्राजेक्टरी होता क्या है। ठीक, ट्राजेक्टरी, ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं समझने वाला हूं ट्राजेक्टरी क्या है। देखिए, मैं क्या करूंगा, बार बार यह देखने का प्रयास करूंगा कि वीडियो सही से बन रही या नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मोबाइल है वो क्या है, 5G का है, जो कि वीवो वीवो Y28 की मोबाइल का यह क्या है, नाम है। और इसमें स्टोरेज जो है वो 128 GB का है। ठीक है, तो इसमें ये पूरा का पूरा भर चुका है। तो वीडियो बनाते समय क्या होता है, कट हो जाता है। तो ये स्टोरेज भरने के कारण तो मैं देखता रहूंगा बार बार कट हो रहा है कि नहीं, तो ये ध्यान देना। ठीक है, तो फिर बार एक चेक करता हूं। यस, एकदम राइट है, वीडियो एकदम बन रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्राजेक्टरी का मतलब क्या है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इस ट्राजेक्टरी शब्द का मतलब क्या है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि ट्राजेक्टरी शब्द का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपसे कोई पूछे ट्राजेक्टरी शब्द का मतलब, आपको बताना है ट्राजेक्टरी शब्द का मतलब, ये बताना है ट्राजेक्टरी शब्द का मतलब होता है कोई, आप कह सकते हैं रास्ता। ठीक, इस बात को याद रखना, आप कह सकते हैं रास्ता, या फिर आप कह सकते हैं कोई मार्ग कह सकते हैं आप। ठीक, इस बात को याद रखना। ठीक है, इसका मतलब आप क्या बता सकते हैं, आप कोई रास्ता बता सकते हैं, या फिर आप कोई मार्ग बता सकते हैं, या फिर ये तो हो गया पहली बात इसका बताने का। या फिर आप दूसरी बात बता सकते हैं, फैमिली ऑफ कर्व। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप क्या बता सकते हैं, इसका मतलब आप फैमिली ऑफ कर्व भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये ठीक है, डोंट, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, ये हो गया इस ट्राजेक्टरी शब्द का मतलब। ठीक है, देखिए इसको हम प्रक्षेप, देखिए ट्राजेक्टरी को हम क्या बोलते हैं, ट्राजेक्टरी को हम प्रक्षेप्य पथ भी इसको हम बोलते हैं, ये बात ध्यान देना। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। जैसे आप मान लीजिए, यानी आप क्या कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, कंसीडर की स्पेलिंग गलत हो गई तो कृपया, ठीक देखिए, ठीक देखिए, आप कंसीडर कर लीजिए, आपके पास कोई एक ऐसा इक्वेशन है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या, कोई एक ऐसा इक्वेशन है जिसके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक, ट्रेरी, नो,
आर्बिट्रेरी। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है जिसके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मैं मान लेता हूं, हमारे पास मान लेता हूं एक एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू मान लेता हूं एक क्या है, ए का स्क्वायर है। ये मान लेता हूं जहां पर ये ए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। ठीक, ध्यान दीजिए ये किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का क्या है, इक्वेशन है। एक बात, मेरी बात को क्या करना, आप ध्यान देना। यहां पर जैसे जैसे आप ए की वैल्यू, जैसे जैसे आप ए की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, डॉट 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 एंड सो ऑन तक, जैसे जैसे आप ए का मान क्या करेंगे, आप परिवर्तित करेंगे। ध्यान दें, जैसे जैसे आप इस ए का मान परिवर्तित करेंगे वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा, आपको नया इक्वेशन मिलता जाएगा। इस बात को याद रखना, जैसे जैसे आप इस का मान परिवर्तित करेंगे वैसे वैसे आपको एक नया, ठीक है, यानी फैमिली ऑफ कर्व मिलते जाएंगे, बहुत सारे आपको कर्व मिलते जाएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं, जैसे मैं आपको क्या करता हूं, समझाने का प्रयास कर क्या करता हूं। देखिए यहाँ पर ये जो एक्चुअल में जो कर्व होता है वो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर के स्क्वायर जैसा होता है। यहाँ पर जो आर इक्वल टू वो क्या है, आर इक्वल टू क्या है, ए है। मान लेते हो हमारे पास क्या एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर क्या है, मान लेता हूँ कि ये क्या है, 0,0 है इसका कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर मान लेता हूँ क्या है, ए है। तो जो सर्कल बनेगा, अब क्या बने, सर्कल जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो आर की वैल्यू हो जा रही है, मान लेता हूं कि आर की वैल्यू क्या हो जाए, 5 हो जा रही है, 5 5 5 मान लेता हूं। तो मान लेता हूं यहाँ पर क्या है, 0,5 है, तो स्वाभाविक से फिर सर्कल ऐसे बनेगा। फिर इसका मान क्या करें, परिवर्तित करेंगे, फिर एक ऐसा सर्कल बनेगा, फिर एक ऐसा सर्कल बनेगा। यानी जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इस आर का मान परिवर्तित करेंगे वैसे वैसे आपको बहुत सारे सर्कल मिलते चले जाएंगे, बहुत फैमिली ऑफ सर्कल मिल जाएगा मेरे भाई, फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा, जो भी आप कहें सब कुछ सही है। ठीक, तो ठीक है, तो ये बात क्या करते हैं आप, आई होप यू समझ गए होंगे। तो ट्राजेक्टरी वहां पर आएगा जहां पर आपको क्या होगा, ट्राजेक्टरी, जो ये ट्राजेक्टरी शब्द है ना, वहां पर आपको मिलेगा जहां पर फैमिली ऑफ कर्व की बात होगी। लेकिन आपने एक बात नोटिस कर ली होगी, जैसे मैं कहा कि आप एक ऐसा, मतलब कि अगर आपको ट्राजेक्टरी शब्द का मतलब समझ रहा है तो आप एक ऐसा इक्वेशन आप क्या करें, कंसीडर करिए जिसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। ये बात निश्चित है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना ही होना चाहिए। लेकिन ये आपने एक बात फिर नोटिस की होगी कि अगर भाई मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है तो क्या वह ट्राजेक्टरी होगा? सिंपल सी बात है यार, नहीं। कैसे? सिंपल सी बात है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ट्राजेक्टरी बात वहां पर आएगी जहां पर फैमिली ऑफ कर्व होगा। जैसे मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। यहां पर जैसे जैसे हम ए का मान परिवर्तित करेंगे वैसे वैसे हमको फैमिली ऑफ कर्व मिलता चला जाएगा ना। लेकिन जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप क्या करें, अब मान लीजिए जैसे यहां पर मैंने क्या कर लिया, ए इक्वल टू 1 पर मैंने ठप्पा कर दिया, कोई नहीं परिवर्तित नहीं कर रहा हूं, तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर आ गया 1। अब जो ये चीज बना, तुम क्या बताओ कि ये फैमिली ऑफ कर्व है? इसके बाद बहुत सारे कर्व है कि एक ही कर्व है? एक ही कर्व है ना, तो क्या से होगा? बस सिंपल सी बात है, ये ऐसे करेंगे, आपको ये कैसे बना देंगे, बस इसका ये क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तब ये फैमिली ऑफ कर्व उस समय नहीं होगा जब कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कर्व इक्वेशन में नहीं होगा। बस बात खत्म। ये रहा ट्राजेक्टरी शब्द का कोई कुछ सिंपल सा मतलब। अब तक तो मैं इसका मतलब बताया, अब मैं इसका मतलब बताता हूं। ध्यान दीजिए, अब मैं पूरे का मतलब बताता हूं, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी शब्द का मतलब बताता हूं। ध्यान दीजिए, एक बार मैं देख लेता हूं वीडियो बन रही है कि नहीं। यस, वीडियो बन रही है, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का मतलब यही है, जैसे आपने क्या किया, एक इक्वेशन को क्या किया, कंसीडर किया, उसमें एक क्या था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए था। जैसे जैसे ए का मान मैंने क्या किया, परिवर्तित किया, वैसे वैसे हमको बहुत सारे कर्व मिलते चले गए। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व है। ठीक, मान लीजिए हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व है। ओके, मान लीजिए हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व है। एक फैमिली ऑफ कर्व मान लीजिए कि हमारे पास यही है। ठीक, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, यही मान लीजिए हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व है। मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा कर्व है। ठीक, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक दूसरा कर्व है। अगर यह कर्व
इसको 90 डिग्री पर कट कर दे तो यह कर्व इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी कहलाएगा। हमारे पास क्या है, एक फैमिली ऑफ कर्व है, ये एक कर्व है। अगर यह कर्व इसके प्रत्येक मेंबर को यानी प्रत्येक कर्व को, जो मतलब कि ये कर्व बहुत सारे कर्व मिल करके फैमिली ऑफ कर्व बनाए, अगर इस फैमिली ऑफ कर्व के प्रत्येक कर्व को अगर यह कर्व क्या कर दे 90 डिग्री पर क्या कर दे कट करे प्रत्येक को, तो यह कर्व इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी कहलाएगा। बस ये सिंपल। अगर ग्राफ के द्वारा समझना चाहते हैं तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल का इस प्रकार से क्या है फैमिली ऑफ कर्व है। ठीक, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या फैमिली ऑफ कर्व है। हमारे पास मान लीजिए कोई एक ऐसा अलग कर्व आया। ठीक, ध्यान दीजिए, ये एक्स है, ये क्या है वाई है। ठीक, ये हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व है सर्कल का। यहां पर हमारा दूसरा कोई कर्व आया, ऐसे काट दिया। अच्छा तुम ये बताओ, जहां जहां पर ये काटा कौन सा डिग्री बनाया है, आप ही बताओ कौन सा डिग्री बनाया यार, राइट एंगल बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक यार मेरे भाई, वो आपका राइट एंगल बनाया है, इस बात को क्या करिए आप ध्यान दीजिए। ठीक है, वो राइट एंगल यानी 90 अंश बनाया है। ठीक है, राइट एंगल बनाया है। ठीक, ये ध्यान देना आपको। तो ये अब तक तो रहा, ठीक ध्यान दीजिएगा, ये अब तक तो रहा ना। ठीक मेरे भाई, अब तक मैं ना 8-10 मिनट में ना केवल ट्राजेक्टरी और इसका मतलब बताया, क्योंकि मेरा सिद्धांत वही है, जब तक मैं किसी भी चीज का मतलब नहीं समझ लेता मेरे को यार खुद ही मजा नहीं आता, तो आपको मैं कैसे बताऊंगा। ठीक है, तो मैं किसी भी चीज को ना, देखिए मैं किसी भी चीज को जब तक यार मतलब उसका गहराई तक नहीं समझ जाता ना, तो यार मेरे को यार मजा ही नहीं आता, कॉन्फिडेंस ही नहीं पैदा होता है यार, कैसे मैं आपको बताऊं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अर्थात चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम था ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। ठीक, देखिए इस ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी में शब्द में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले ये कैसे बनेंगे इसको छोड़ते हैं, सबसे पहले इसमें आप दो चीजें क्या करें समझने का प्रयास करिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको कोई एक कर्व दे देगा। ठीक, आपको कोई ऐसा कर्व दे देगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब ये कर्व सर्कल का भी हो सकता है, ये कर्व पैराबोला का भी हो सकता है, ये कर्व इलिप्स का भी हो सकता है, ये कर्व हाइपरबोला का भी हो सकता है, और अदर। ठीक, और अदर मतलब ये सारी जो चीजें है ना, ये भाई आप कह सकते हैं डिफरेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब कि इसका 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 देना आप कह सकते हैं कि 80% डिफरेंट है। आप पूछेंगे भाई इसलिए क्योंकि ये कर्व के जो इक्वेशन है वो अपने आप में खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब आप कह सकते हैं ना कि यार अब जो यार इसके बारे में कहूं सब कुछ यार कम ही है, क्योंकि आप यार बुक उठा लो जहां पर सर्कल हाइपरबोला पैराबोला नहीं है, मजा नहीं आता। ठीक, तो ये रही बात, आपको इक्वेशन मतलब कह सकते हैं देगा ही देगा, अदर में भी देगा, लेकिन ज्यादा चांसेस जो है वो सर्कल हाइपरबोला पैराबोला इलिप्स के ही आते हैं इक्वेशन। ठीक, ये रही बात। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, अब ध्यान देना, देखा ध्यान देना, जैसे यहां पर मैं आपको कहा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको कोई कर्व देगा। ठीक, आपको क्या देगा, आपको कोई कर्व देगा। अब वो कर्व जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, चाहे सर्कल का हो, पैराबोला का हो, चाहे इलिप्स का हो, चाहे हाइपरबोला का हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर वीडियो फिर देखते हैं बन रहा है कि नहीं। ठीक, तो वीडियो कंटिन्यू है, वीडियो कंटिन्यूअस बन रही है तो हम भी कंटिन्यूअस है। ओके, आइए देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आपको कोई कर्व देगा, वो कर्व चाहे जो हो मैं आपको बताया। देखिए अब जो कर्व देगा, पहली बात दो ही कोऑर्डिनेट में देगा, ये बात ध्यान देना। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी में जो आपको कर्व देगा वो दो ही कोऑर्डिनेट में देगा। पहला कोऑर्डिनेट ठीक, पहला जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और दूसरा
ठीक, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट है। ठीक, इस दो कोऑर्डिनेट के अलावा आपको कोई कोऑर्डिनेट देगा नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि देगा तो दिमाग से तुरंत निकालें और ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आप जानने का प्रयास करें। देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें एक्स और वाई दिए हों के रूप में, यानी एक्स वाई के रूप में जो दिए हों उसे बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि जिसमें आर और थीटा के रूप में जो कर्व दिए हों उसको क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक, यही जिसमें मतलब कि एक ऐसा कर्व जो आर और थीटा के रूप में दिया है उसे पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और एक ऐसा कर्व जो एक्स और वाई के टर्म में दिया हो तो उसे बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, ये बात क्लियर होगी। यानी क्वेश्चन किस कोऑर्डिनेट में पूछेगा ये बात हो गया क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे हम्म, हम्म, अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ठीक, कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, देखिए, हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन यानी कोई या किसी सवाल को, किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में किसी सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व दिया है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई कर्व दिया है। अब इस जो, अब ध्यान दीजिए, अब ये जो कर्व है इसमें दो बातें होंगी। पहली बात होगी, या तो देखिए पहली बात ये होगी या तो इस कर्व में कोई कांस्टेंट होगा, और दूसरी बात नो यानी नहीं भी हो सकता है, यानी कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, अब जैसे अगर कर्व कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर वन आपको करना क्या है, सबसे पहले दिए गए कर्व को एक्स के रिस्पेक्ट में आपको उसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो कर्व दिया जाएगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे, पहला स्टेप। दूसरी बात, ठीक, दूसरी बात, अगर उस कर्व में कांस्टेंट है तो पहले जो कर्व दिया जाएगा उसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, और डेरिवेटिव करने के बाद जो समीकरण उसको आप समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इस समीकरण नंबर 1 और 2 से जो कांस्टेंट है उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, यानी कह सकते हैं डेरिवेटिव करने के बाद कांस्टेंट को हटाने का प्रयास करेंगे समीकरण नंबर 1 की सहायता लेकर के। खत्म बात। अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये रिमूव, कांस्टेंट को रिमूव, सब कुछ झमेला हटाइए, आप एकदम निश्चिंत रहिए, सब कुछ अच्छा है। स्टेप नंबर 2 में, यानी अगर कांस्टेंट है तो उसको समीकरण नंबर 1 की सहायता लेकर के क्या करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे। अगली बार स्टेप नंबर 2 में अब स्वाभाविक सी बात है dy अपॉन dx आना ही आना निश्चिंत है। अब dy dx को आप क्या करेंगे, रिप्लेस, इसको मैं लिख देता हूं, रिप्लेस कर देंगे माइनस dx अपान में dy। अब ये आपके दिमाग में आएगा कि आपने क्यों इस dy अपान में dx को इस, यानी इसको इसने क्यों रिप्लेस किया। तो भाई ये आप याद कर लो, इतना बताने का समय नहीं, ठीक है। मैं अगली वीडियो में बताने का इसका क्या करूंगा, प्रयास करूंगा, लेकिन आप इतना इस समय जानते रहिए कि हम कार्टेशियन फॉर्म में जब डेरिवेटिव करेंगे दिए गए इक्वेशन को, इसको क्या करूंगा, इसमें क्या कर लूंगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको। अब देखिए, रिप्लेस करने के बाद स्टेप नंबर 3 आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे
वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, इसको रिप्लेस करने के बाद इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड का लगाएंगे। इसके बाद यानी dy के स्थान पर सब कुछ y के टर्म में रखेंगे और dx के स्थान पर क्या करेंगे, आप x के क्या करेंगे, टर्म रखेंगे। ठीक, रख लेंगे। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 4 में उसको आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे और जो वही आएगा वही आपका क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी हो जाएगा दिए गए इक्वेशन का। जो आप समीकरण नंबर 1 मानेंगे, उस समीकरण नंबर 1 का इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। अब मैं कार्टेशियन फॉर्म में एक इक्वेशन लेकर क्या करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं, लेकिन मैं एक बार देख लूं वीडियो बन रहा है कि नहीं। एकदम राइट है, देखता हूं। लगभग ना ये बता दूं ना, आधे घंटे में ना ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी पूरा खत्म। ध्यान देना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक इक्वेशन लेता हूँ, y इक्वल टू एम एक्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में स्वाभाविक सी बात। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, देखिए स्टेप नंबर 1 मैं क्या करूंगा, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा। तो यहाँ पर है dy अपान में dx इक्वल टू, ये अब देखिए इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अब देखिए जब इसको करूंगा dy अपान dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा m, इसके बाद ये हो जाएगा dx अपान में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। ठीक, अब इसका जो होता है, ये इसका क्या होता है, डेरिवेटिव 1 होता है, तो मैं मिटा कर लिख देता हूँ, ये खत्म हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जब 1 का गुणा करूंगा तो वो m ही आएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसको मैं समीकरण नंबर मान, अब वेयर, ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे वेयर m इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको बताया था कि जब अगर डेरिवेटिव करने के बाद अगर कांस्टेंट आए तो उसको समीकरण नंबर 1 की सहायता लेकर के मैं क्या करूंगा, उसको रिप्लेस करने का प्रयास करूंगा। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन n से अगर हम m की वैल्यू देखेंगे तो वो y बाई एक्स आएगा। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 से क्या करेंगे, ठीक है, ये dy अपान में dx अपने स्थान ठीक होगा। देखिए m की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स। ठीक, अब देखिए मैं आपको क्या बताया था, यानी जो कांस्टेंट है उसको मेरे को हटाना है, तो मैंने हटा दिया। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगला स्टेप क्या करूंगा, यूज करूंगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करूंगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा। यानी यहाँ पर dy है तो dy के स्थान पर मैं y लाने का प्रयास करूंगा, और यहाँ पर x है तो x के स्थान पर यानी dx है तो dx के स्थान पर x लाने का प्रयास करूंगा। तो अब आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई यूजिंग, ठीक, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, बाई यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहाँ पर क्या है, dy है, जब इसको यहाँ पर लेकर जाऊंगा तो ये आ जाएगा y। अब ये dx है, dx को इधर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा dx। ठीक, अब देखिए अब आप लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग करने के बाद ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा log y इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, log x और प्लस। देखिए अब यहाँ पर एक कांस्टेंट c जुड़ता है, लेकिन जब पूरे टर्म लॉग में हो रहे हैं तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, log c में कर दूंगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा log y इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, log x और c, इसको मैं काट दूंगा तो ये हो जाएगा क्या, y इक्वल टू एक्स सी, यानी c इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक, यही आ जाएगा क्या। अब ठीक, अब ये जो चीज आया है यही इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है, इस बात को क्या करना, याद रखना। ठीक है, यही क्या है, यही इसका क्या है, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है। तो ऐसे निकालते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए।
हाउ टू सॉल्व एनी कर्व इन पोलर फॉर्म फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। अब देखिए इस वीडियो में बताने वाला हूं हाउ टू सॉल्व एनी कर्व इन पोलर फॉर्म फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। यानी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी प्राप्त करने के लिए किसमें पोलर फॉर्म में कैसे हम क्या करते हैं, किसी कर्व को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपको जैसे इसमें क्या होता है, आपको कोई कर्व दिया जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिए। इसमें आपको कोई कर्व दिया जाएगा, किस रूप में, आर और थीटा के टर्म में आपको कोई कर्व दिया जाएगा। स्टेप नंबर 1 प्राप्त करने का तरीका क्या, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी जो आपको कर्व दिया जाएगा इस टर्म में, उस कर्व को क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद देखिए ध्यान देना, डेरिवेटिव करने के बाद कुछ ऐसे टर्म है जो आते हैं और उनको रिप्लेस करना पड़ता है, और मैं वो क्या करने वाला आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक बार देख लें तो वीडियो बन रही कि नहीं, क्योंकि एक बार कट गई इसके पहले। ठीक है, तो वीडियो बन रही है, तो आइए क्या करते हो देखता हूं। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, बहुत बार डेरिवेटिव करने के बाद, ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव करने के बाद वो डी आर अपान में डी थीटा आता है। अगर डी आर अपान डी थीटा आएगा तो आपको उसको रिप्लेस कर देना है माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपान डी आर से। ठीक, इससे रिप्लेस कर देना है। कभी कभी क्या हो जाता है कि 1 अपान आर डी आर अपान में डी थीटा आ जाता है, तो इसको रिप्लेस कर देना है माइनस आर डी थीटा अपान डी आर से। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, आर डी थीटा अपान में डी आर आ जाता है, तो इसको रिप्लेस कर देना है -1 अपान आर डी आर अपान में डी थीटा से। ठीक है, तो आपको ये तीन चीजें क्या करनी है, आपको याद रखनी है। अगर ये तीन चीज आप याद नहीं रखेंगे तो आप एग्जाम के टाइम भूल जाएंगे कि मुझे किस चीज को कब और कैसे रिप्लेस करना है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए, अब मैं इस चीज को एक मतलब कि क्वेश्चन लेकर समझाना चाहूंगा, तो एक बार फिर देखूंगा कि वीडियो बन रही है कि नहीं। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इसके पहले कट गया और मेरे को बहुत दुख होगा। ठीक, तो वीडियो बन रही है, मैं देख लिया, अब आगे आइए देखते हैं। ठीक है, मैं कंसिडर कर लेता हूं कि r इक्वल टू एक है, एक 1 माइनस में cos थीटा। ये मेरा कोई एक इक्वेशन है, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण, और ये इक्वेशन ये पूछ रहा है आप मुझे क्या करो, प्राप्त करो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। ठीक है, ये कह रहा है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी गिवन कर्व। ठीक है, तो इसका मैं क्या करता हूँ, कैसे प्राप्त, अब स्वाभाविक सी बात है कि इसमें आर और ये थीटा दी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पोलर फॉर्म है। अब पोलर फॉर्म में कैसे ज्ञात किया जाता है मैं आपको बताया, तो आइए देखता हूँ। सबसे पहले इस कर्व का मैं क्या करूंगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा। जब डेरिवेटिव करूंगा तो डी आर अपान में डी थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा ए साइन थीटा। कैसे, ए अपने स्थान, ठीक है, इसका जीरो होगा। अब कास थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, और ये माइनस और वो माइनस हो जाएंगे प्लस। अब इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। इसके पहले मैं आपको बताया था कि अगर एक कांस्टेंट कोई आता है, जहां पर ए एक कांस्टेंट है, अगर डेरिवेटिव करने के बाद अगर कांस्टेंट आता है तो उसको समीकरण नंबर 1 की सहायता लेकर हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो जब हटाएंगे तो आप लिख सकते हैं यहां से कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो आर बटे 1 माइनस का कास थीटा आएगा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। कैसे, आप देख सकते हैं ए बटे आर अपान में 1 अपान थीटा। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा डी आर अपान में डी थीटा इक्वल टू, इसके साथ जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा बटे 1 माइनस हो जाएगा कास थीटा। इस आर को लाएंगे आप इसके पास, तो क्या हो जाएगा 1 अपान में आर डी आर अपान में डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ओके,
अब इसको अगर हम पलट देंगे तो आर डी थीटा अपान में डी आर इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा बटे ये हो जाएगा साइन थीटा। अभी मैं आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि डेरिवेटिव करने के बाद आर डी थीटा अपान में डी आर आ जाता है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं -1 अपान आर, किससे? डी आर अपान डी थीटा से। तो इसके स्थान पर मैं ये चीज लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा -1 अपान आर डी आर अपान में डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो ये 1 है इसको मैं क्या कर दूंगा, हटाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर क्या 1 अपान आर डी आर अपान में डी थीटा। देखिए कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो यहाँ पर कास थीटा है, कास थीटा को अगर मैं लिखना चाहूंगा साइन के पदों में, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 और ये हो जाए क्या, कॉस थीटा बाई 2। ठीक, अब देखिए ये 1 कट जाएंगे, ये माइनस माइनस इससे कटेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान आर डी आर अपान में डी थीटा इक्वल टू, देखिए एक साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दो कट जाएगा, ये साइन थीटा बाई 2 है, ये साइन स्क्वायर एक इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा tan थीटा बाई 2। क्यों क्यों मैं आपको बताऊंगा कि साइन थीटा बाई 2 और बटे cos थीटा बाई 2 इक्वल टू tan थीटा बाई 2 होता है। ठीक, ये आ गया। अब देखिए, अब आगे ध्यान दीजिए, अब देखिए थीटा को उधर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान आर डी आर इक्वल टू ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा। अब देख रहे हैं आर आर इसके साथ, यानी आर आर के साथ हो गया, थीटा थीटा के साथ हो गया। अब इसको आप क्या क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपान आर का हो जाएगा क्या, log आर। ठीक, tan थीटा का क्या होता है आप जानते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं किसके पदे में, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, आप उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन नो, tan x का या फिर tan थीटा बाई 2 का जो होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस 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 में लिखना चाहे ना लिखिए कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं लॉग लॉग, ये हो जाएगा सेक थीटा बाई 2 प्लस हो जाएगा लॉग सी। ठीक, लॉग सी को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा लॉग आर माइनस का हो जाएगा लॉग सी इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग सेक थीटा बाई 2। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इस चीज को ध्यान दीजिए, इस चीज को आप लिख सकते हैं लॉग आर अपॉन सी इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं लॉग सेक स्क्वायर, नहीं सेक थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये लॉग लॉग इससे कट जाएगा, यानी r इक्वल टू सी सेक थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो यही फाइनली क्या है, आंसर है। ठीक ठीक है, यही इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब मैं, तो आज इस चैप्टर का क्या हो गया, समापन हो गया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये तो बनता है फर्ज समझने के। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कर ही दीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर समझ में आया हो तो प्लीज़। तो अगली वीडियो में कुछ नया चीज़ लेकर आने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।